मरियम नवाज को एवन फील्ड रेफरेंस में कल बरी कर दिया गया है। सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दो। यादगार चीजें होती है वो कभी भूल ही नहीं सकते। स्पाइसेस और लिब्रा के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होगा। अगला टारगेट, अगला मुकाबला। 20 पॉइंट्स हमें मिलते हैं G2 के गोल्ड लेने के बाद। हमें फंड्स की जरूरत है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मुबारक महीने का पहला जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मोहम्मद। जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश किया करें। अब हम पढ़ते हैं कुछ कोट ऑफ द डे की जानिब। वरना हमेशा हर दिन कुछ अच्छा लेकर आती हैं, एक मैसेज लेकर आती हैं हज़रत इंसान के लिए। हमारी कोशिश यही होती है कि हम एक अच्छा मैसेज शेयर करें हर दिन की सुबह पे, नहीं कि हर सुबह की शुरुआत में। और ख़ास तौर पे आज अगर जुम्मे का दिन है तो एक मैं कोट शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दो किस्म के लोगों की तलाश करता रहा, मगर वो मुझे नहीं मिले। एक वो लोग जिन्होंने गरीबों को दिया हो और ख़ुद गरीब रह जाएं, और दूसरे वो लोग नहीं मिले जिन्होंने जुल्म किया हो और लोगों पर जुल्म करने वाले अल्लाह की पकड़ से बच गए हों। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों की मदद करने वाला बनाए और जालिमों में शुमार होने से बचाए। बेशक बेशक, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इसमें जो शेख सादी साहब फरमा रहे हैं हमारी रहनुमाई के लिए कि जो लोग दूसरों को देते हैं वो कभी गरीब नहीं होते। बेशक, जितना आप देंगे अल्लाह आपको उतना देगा। इसीलिए मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल भी, और हम अपील करते हैं हमेशा से कि बढ़ चढ़ के मदद करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आप जितना देंगे अल्लाह आपको उससे कई गुना ज़्यादा देगा। और यकीनन उसका अजर लाजवाब है, लातादाद है, और सबको हासिल करना चाहिए। बढ़ते हैं आप प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज की जानिब, फिर तफसीलन डिस्कस करेंगे आज की स्टोरीज को। PTI हुकूमत बदलते ही नैब भी बदल गया। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम की जीत हुकूमत नैब गठजोड़ का सबूत करार। कौम का NRO 2 नामंजूर करने का मुतालबा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों से माला माल, फिर भी कोहे पैमा क्यों बदहाल। राकापोशी सर करने वाले मारूफ कोहे पैमा वाजिदुल्लाह नगरी से बात होगी आज। ताइक्वांडो की दुनिया में सब हिलाली परचम सर बुलंद कर दिखाया। भारतीय हरीफ को हार का मजा चखाया। चैंपियन शाहजेब खान आज होंगे हमारे शो का हिस्सा। और सरकार की आमद मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर गली गली चिरागा और महफिलों का एहतमाम। जश्न मनाएं, भरपूर मनाएं, लेकिन हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखें। जी तरह कल काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है, और जिसकी वजह से काफ़ी टॉप ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे जो छाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा जोर शोर है। हैकर के बादल हैकर। और ये तलहा आपको मैं बताऊँ एक बात क्या हुई है। हैकर ने मेरे दिमाग पे इतना ज़्यादा असर किया है कि कल थर्सडे था, हम उम्मीद करते कि शायद कल थर्सडे या फ्राइडे में भी कुछ ऑडियोज़ लीक होंगी। फ्राइडे का तो है ही है आज, लेकिन कल जब मैं नींद में सो रही थी और बीच में 2:30-3 बजे ऐसी मेरी आँख खुली तो माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड केम फ्रॉम आउटसाइड। तो मैंने उनसे पूछा, आँख खुली मेरी, मैंने कहा अरे तुम लोग जाग रहे हो? और कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कोई ऑडियो लीक हुई है? माय ब्रदर वाज सेइंग व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अभी आपको ऑडियो लीक की पड़ी हुई है। मैंने कहा वाकई दिमाग ऐसा हो गया कि अब कौन सी नई ऑडियो जो है वो लीक हो गई है, अब क्या नई उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलेगा, ये क्या एक सियासत मंजर टॉप ट्रेंड्स में भी चल रहा है इस वक्त हैशटैग हैकर। वजह यही है कि पूरी कौम इंतजार कर रही है कि आज की कौन सी किस्त रिलीज होगी। सोप ओपरा चल रहा है, 8-10 GB का डेटा है, कई घंटों की रिकॉर्डिंग है। सोचने की बात यह है कि जब ये रिलीज होगी तो यकीनन फिर रिलीज होती चली जाएंगी, और फिर एक स्कैंडल, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर मुल्क में 3-4-6 महीने इसी इशू को डिस्कस किया जाएगा। बहुत सारे इशूज खड़े होंगे और फिर हम सब रात को सोने के बाद 6 महीने के बाद भूल जाएंगे। वरना हाँ, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा। लेकिन कल एक आपको पता है कि मरियम नवाज जो हैं वो बरी हो गई हैं। जो केस था उनका चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर NRO 2 नामंजूर का हैशटैग बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो हैकर का है, जो है वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है इस वक्त, टॉप ट्रेंड बना हुआ है। और तीसरा चाचा बड़े टॉप ट्रेंड कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा है। यकीनन मेरे ख्याल से इफ्तिखार को कुछ ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, नाइंसाफी हो रही है बेचारे के साथ में। इतना जुल्म ना करे।
चाचा चाचा चाचा, रहम खाओ यार, इतना बुढ़ा भी नहीं है। हाँ ये है, लेकिन फिर भी है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अगर उसमें भी उनको चाचा कहा जा रहा है तो कुछ सोच के ही कहा जा रहा होगा। क्रिकेट के नाक़िदीन बड़ा जुल्म करते हैं वर्दा, वो जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हर हद अबूर कर जाते हैं, और ट्रोल करने पे आते हैं, नफरत करते हैं किसी से तो फिर उसकी बैंड बजा देते हैं। रहम खाओ भाई, जुम्मे का दिन है, जो इस दिन की मुबारक दिन। अच्छा, हमारे यहाँ आई गेस कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, या तो बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है, बीच में कोई बैलेंस नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद हमारे शायकीन की ये है तला, यकीनन एक्सट्रीमिज्म बहुत है। खैर आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तला, सियासी मैदान में क्या चल रहा है, क्या अहम खबरें आई हैं? यकीनन मरियम नवाज साहिबा को जो क्लीन चिट मिली है कल अदालत से, उसके बाद से NR2 नामंजूर के हैशटैग आपने बताया इस वक्त चल रहा है और यकीनन काफ़ी वायरल भी है। लेकिन अवाम का ये मुतालबा है कि एक अजीब सिस्टम है हमारे मुल्क में इंसाफ का। उस इंसाफ के सिस्टम में एक शख्स को सज़ा होती है, कुछ सालों के बाद वो बाइज्जत बरी हो जाता है, फिर सज़ा होती है, फिर बरी हो जाता है, फिर सज़ा होती है, फिर बरी हो जाता है। ये क्या सिस्टम है कि 11 साल कोई जेल में रहता है लेकिन हमारी प्रोसिक्यूशन कुछ साबित नहीं कर पाती। हमारे यहाँ ना विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, ना कुछ और है, ना सबूत, ना शवाहिद। बड़े बड़े केसेस के आईयूज जो हैं वर्दा, वो इटली शिफ्ट हो जाते हैं, स्पेन शिफ्ट हो जाते हैं। वजह यही होती है कि उनको इतना पैसा मिलता है, कोई पूछने वाला होता नहीं है, और इंसाफ का जो रास्ता है उसमें इतनी रुकावटें हैं कायदे-ए-आज़म की वजह से, रिश्वत की वजह से, करप्शन की वजह से, बुराई की वजह से, कि फिर हर कोई आज़ाद हो जाता है। हाँ, मरियम नवाज के जो हस्बैंड हैं सफदर साहब, वो भी बरी ज़िम्मा हो गए हैं। केस उनका तो खैर जिक्र कहीं है ही नहीं, लेकिन फिर भी बताते चलें आपको। लेकिन कल जो सिचुएशन आई है केस की सामने की, किस तरह से, अच्छा दूसरी बात ये सामने ये आया था कि नैब ने भी सही तरीके से अपने एविडेंसेस प्रूफ नहीं कर पाए। क्या नैब का भी गठजोड़ था? अगर नैब एविडेंसेस प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर नैब अदालत ने सजा कैसे दी? मेरा तो ये सवाल है। फिर इसके ऊपर आप यकीनन एक केस होना चाहिए कि अदालतें फैसले कैसे दे देती हैं जब एविडेंस नहीं होता है। जब एक छोटी अदालत ये काम कर रही है तो उसकी कोई स्क्रूटनी हो, पूछताछ हो कि भाई आपने कैसे किया, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है, सब खावे खरगोश। इसी पर बात करेंगे। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सबसे पहले उनको वेलकम कहूंगी अपने शो में, और सबसे पहला सवाल यही करूंगी कि आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि मरियम नवाज को एवन फील्ड रेफरेंस में कल बरी कर दिया गया है, तो क्या अब खान साहब ने माजी में भी ये बात पेशेंटगोई कर दी थी कि NR2 मिलने वाला है, लिया और दिया जाएगा, तो क्या कल ये वही चीज सामने आई है हमारे ओन साहब? अच्छा, मैं अगर आप थोड़ा सा ना पिछले 5 महीने को ना आप डॉट्स कनेक्ट है, वो किसी एक कहावत है ना कि अगर आपने पूरी तस्वीर कशी करनी हो ना हिस्ट्री में, सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दो। आप 5 महीने पहले मार्च से शुरू करते हैं कि पहले सबसे पहले एक साइफर आता है जिसमें इंडिकेशन आती है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट को गिरना है, हर सूरत में गिरना है, और किसको डायरेक्शन दी जा रही थी वो हमें नहीं पता। अलबत्ता ये कि सफीर को कहा गया कि फौरी तौर पे हुकूमत गिराओ और उसके नतीजे में एक नई गवर्नमेंट ले आओ, नंबर 1। नंबर 2, उस नतीजे में फिर शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट में लाया गया, हमारे अलाइज को तोड़ा गया, तोड़ के उनको अचानक एक नए सेटअप में और हमारे 20 अपने जो हमारे MNS थे उनको तोड़ा गया और उनको जाके फौरी तौर के ऊपर सेटिंग गवर्नमेंट के साथ, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, उसके साथ बिठा दिया गया। ये दूसरा स्टेप आया। तीसरा स्टेप आप देखिए कि अचानक एक 5 साल से बंदा बीमारी का बहाना करके वो इस वक्त लंदन में बैठा था, आउट ऑफ नोवेयर उसने कहा मेरी कमर में दर्द है, मैं बीमार है, सेनेट का हल्फ नहीं उठाया। अचानक आउट ऑफ नोवेयर उसकी 3 दिन पहले अदालत में एक पेशी की दरखास्त आती है कि जी वो वापस आना चाहता है, उसको जमानत मिल जाती है। वो वजीर आजम के जहाज के ऊपर बैठ के एक एक्सकॉन्डर वजीर आजम के जहाज के ऊपर मुलजिम है, उसके ऊपर यानी कि साबित हो चुका है, उसकी सजा है उसकी जगह। वो अचानक बैठ के पाकिस्तान पहुंचता है, दूसरे दिन वो आके सेनेट में हल्फ उठा लेता है। हल्फ जैसे उठाता है उसके अगले दिन वजीर खजाना बन जाता है, तीसरा पॉइंट। और उसके 3 दिन के बाद मरियम नवाज शरीफ, जिसको 5 साल पहले सजा मिली थी, यानी कि सजा किस में मिली थी कि जी आपके वालिद ने 1993 के अंदर लंदन में 4 फ्लैट्स बनाए, एक 6A, 6A, 6B, 7A, 7B मेफेयर में जो फ्लैट्स थे वो आपके वालिद ने बनाए। उसकी जो कंपनी थी, नीलसन कंपनी थी, उसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी या ट्रस्टी मरियम नवाज शरीफ थी। तो उन्होंने कहा जी आपने अपने वालिद को अबेट किया या असिस्ट किया इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए उन पे सर। अचानक आज उसमें वो जो बरी किया गया उसमें लिखा गया कि कहाँ पे ये साबित हुआ कि मरियम नवाज शरीफ ने वालिद को असिस्ट किया। अब यकीनन ये असिस्ट तो ये तो नहीं हो सकता कि हम फोटो खींच दें जिस बैग में पैसे लेके जा रही थी अपने वालिद के लिए जाके लंदन में फ्लैट दिए, वो हमारे पास ऐसी कोई मशीन ही नहीं। हम तो ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की इतनी जायदाद नहीं थी, इतनी इनकम नहीं थी 1993 में जिससे ये फ्लैट खरीदे जाते। उन्होंने यहाँ पाकिस्तान से पैसे साहब ये बताइए आजकल ऑक्स का सीजन चल रहा है, पहले मरियम, अब शहबाज शरीफ और अब खुद इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो चुकी है। हुकूमत ने इस मामले पर JIT बना दी है, मगर कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? आप समझते हैं कि यह अमल मुनासिब है? अच्छा, इसमें इशू ये है कि जो पहले ऑडियो लीक्स आ रही थी
और उस ऑडियो लीक्स आने के बाद अचानक कल खान साहब की जो ऑडियो लीक आई, तो ये मेरे ख्याल में इसमें इस गवर्नमेंट का भी हाथ है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जुलाई में एक अखबार में आर्टिकल भी छपा था जिसमें इस ऑडियो लीक्स का हवाला दिया गया था और स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जी उनकी एक ऑडियो लीक भी मौजूद है। तो समहाउ समवेयर इस सोसाइटी में, सिस्टम में किसी ना किसी को ये पता था कि ऐसी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं और वो ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो सुन भी चुके थे। अब उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसको बनाया गया? राना सनाउल्लाह को। यानी कि ऑडियो लीक्स में खुद नून लीग इन्वॉल्व है, उन्हीं की जो एक इंटेंशंस है आप खुद देख लीजिए, और इन्वेस्टिगेट भी वो खुद करेंगे। तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, सबसे पहले इसको देखना चाहिए हुआ कैसे, और नंबर 2 उसमें जिस किस्म की इनकी गुफ्तगू चल रही है उसको भी असेस करना चाहिए। अब वेरी फ्रैंकली वो ऑडियो लीक्स की जो पहली आई थी कि मरियम नवाज शरीफ के हवाले से तौकीर शाह या जो भी वो शख्स थे, मुबैना शख्स थे, वो शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि जी मरियम बीबी के जो दामाद है उनके लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी है जी, और वो भारत से आएगी। उसने ये कहा कि मशीनरी इंपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, ऑप्टिक्स बुरे होंगे। यानी कि जो आधी मशीनरी भारत से सस्ती वो मंगवा चुके हैं वो तो ठीक है, अब सस्ती और आनी है तो इस टाइम के ऊपर काबीना से अप्रूव कराना ये बड़ा गलत होगा। सो मेरे ख्याल में ऐसी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत से ऐसी मशीनरी पहले कब मंगवाई गई और इस वक्त अगर मंगवाने जा रहे थे तो उसको राजी करने के हवाले से दूसरा स्टेप क्या किया गया। लेकिन जैसे आप भी हुकूमत को इसका जिम्मेदार दे रहे हैं ऑडियो लीक, तो इस तरह से खान साहब ने भी हुकूमत को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो कह रहे हैं कि जी ऑडियो लीक हुई है, साथ साथ मैं चाहता हूं कि साइफर भी लीक हो जाए ताकि आवाम को पता चल सके। लेकिन यहाँ पे इस बयानात पे लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं खान साहब के इस बयान से, आप क्या कहेंगे इस पे? तो पॉइंट रिमेन्स कि जो कल ये साइफर लीक हुआ तो उसमें जो गुफ्तगू उनकी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सुनाई दे रही है, उसमें से कहीं से भी ये नहीं कहा जा रहा कि इस साइफर को लीक कर दिया जाए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये गवर्नमेंट पिछले 5 महीने से ये कह रही है कि साइफर एग्जिस्ट नहीं करता, और इस साइफर में कहीं पे कोई थ्रेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, या इस साइफर में किसी भी जगह के ऊपर उस मुल्क की निशानदेही नहीं की गई कि उनकी इंटेंशन थी कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो, जो कि हमारा नैरेटिव था जिसको गवर्नमेंट रिजेक्ट करती रही। तो खान साहब ने कहा कि अगर आपने मेरा ये साइफर लीक कर ही दिया है, आपने अवाम को भेज दिया है कि मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहा हूं कि जिसके नोट्स बनाओ या ना बनाओ जो भी बात है, अब आप एक दफा इसको पब्लिक कर दें, और पब्लिक करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी एक लेवल के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। क्या साइफर की लैंग्वेज में ये क्लियरली इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा देना मकसूद है? एक मुल्क की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो एक सिटिंग गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको गिरा दिया जाए, और अगर उसको ना गिराया गया तो फिर पाकिस्तान के लिए सीरियस किस्म की वो रिजर्वेशंस हो सकती हैं। सो ये चीज अब क्लियर होगी। तो खान साहब ने कहा जब अपने इतने दूर तक चले ही गए तो फिर इसको पब्लिक कर दे, और पब्लिक करने के बाद इसको इन्वेस्टिगेट करें ताकि अवाम को एक दफा पता चल सके कि वो जो रिजीम चेंज जो हम पिछले 5 महीने से कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, ताकि अवाम डिसाइड कर सके कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो किस हद तक सही था। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑन अब्बास हमारे साथ मौजूद, अब्बास पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे, और यकीनन जो बातें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि थोड़ा वक्त पहले ही नून लीग की हुकूमत जैसी पावर में आई थी, उन्होंने सबसे पहले नैब के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया था। नैब के तमाम तर कवानीन चेंज कर दिए गए थे, प्रोसिक्यूशन के लॉज, नैब के लॉज, सजा के लॉज, एविडेंस के लॉज, तमाम तर जो नक्शा था नैब लॉज का, नैब के कवानीन का, उसको बदल दिया गया। क्यों बदला गया था उसका रिजल्ट अब आप समझ जाइए क्या आया है। गुज़िश्ता रोज जो मरियम साहिबा को क्लीन चिट मिली, सफदर साहब को क्लीन चिट मिली, उसकी वजह यही थी कि नैब को इतना प्रेशर में डाल दिया गया, नैब के ऊपर इतनी कार्रवाइयां खोल दी गई कि कोई अफसर अगर साबित ना कर पाए कि जो उसने केस बनाया वो सच्चा है तो उस अफसर को भी सजा मिलनी चाहिए। तो सबके सब प्रेशर में आके हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इन शॉर्ट ये हुआ है कि अपने हिसाब से अपने मफाद के लिए कानून को, नैब को, उसको मोल्ड कर दिया गया है ताकि जो चीजें आपकी बेनिफिट में, ताकि आपके केसेस खत्म हो जाए। खान साहब बात शुरू से कह रहे हैं कि ये हुकूमत आई ही सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए, और जो खान साहब ने पेशगोइयां की थी आज वो हम अपने सामने देख रहे हैं। खैर हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली अराई, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे पहले पूछेंगे कि आबिद अली बताइए हो क्या रहा है? मरियम साहिबा को क्लीन चिट मिल गई है, क्या ये NRO 2 दे दिया गया है एक तरीके से, हो क्या रहा है आखिर? देखें जी, इस हवाले से गठजोड़ सामने आ रहा है, नजर आ रहा है कि 3 क्लासिक केसेस जो हैं, जो इन दिनों चल रहे हैं, उनकी हम मिसाल दे सकते हैं। पहला केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर की स्पेशल कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसमें आज वो पेश भी हो रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब शहबाज शरीफ साहब की जमानत कंफर्म हुई
तो उसूल ये होता है कि इस्तगासा जब भी कोई जमानत होती है तो उसके खिलाफ अपील में चला जाता है, बाला कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना चाहिए था FIA को जमानत मनसूखी के लिए, लेकिन FIA ने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे भी आप जो गठजोड़ है उसको देख सकते हैं। दूसरा क्लासिक केस इसहाक डार साहब का आया हमारे सामने। जब दायमी वारंट की गिरफ्तारी मनसूखी की दरखास्त आई तो नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने उसकी मुखालफत नहीं की। तो दूसरा ये केस है और एहतसाब अदालत ने अपने आर्डर के अंदर ये लिख दिया कि ये बड़ा हैरान कुन है कि इसहाक डार की तरफ से दायमी वारंट मनसूखी की दरखास्त आई है और नैब ने जो है उसको अपोज नहीं किया। उसके अलावा मरियम नवाज साहब का पासपोर्ट के हवाले से लाहौर की अदालत में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वहां पे जो नैब ने जवाब जमा कराया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं है, आप बेशक मरियम नवाज को जो पासपोर्ट है वो वापस कर दें। तो अब देखें कि नैब, अब FIA जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर काम करती है और नैब जो है वो एक बज़ाहिर तो इंडिपेंडेंट इदारा है और इस्तगासा को ये करना चाहिए होता है कि वो जो भी उन्होंने केस बनाया हुआ उसमें जो भी मुल्ज़म है उसकी मुखालफत करे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मुल्ज़िम है उसकी मुखालफत की जाए, लेकिन यहाँ पे हो ऐसे नहीं। मैं मुखालफत करने में और एविडेंस प्रूफ करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन एविडेंस प्रूफ करेंगे तो नौकरी से जाएंगे, समझो ना बात को वर्दा। खैर छोड़े इस चीज का। ये आपको मित समझ में आ रहा है खाली तरह और किसको समझ में नहीं आ रहा। सवाल यहाँ पे ये है मेरा। यकीनन अब यहाँ पे हम प्रोग्राम में कुछ और शामिल करेंगे, अपने अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे। जब पाकिस्तान में यकीनन गाड़ियों का क्रेज अब सर चढ़कर बोल रहा है। पिछली बार मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी, वर्दा को बड़ी पसंद आई थी। अब जो मैं गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ ना वो आपको और ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन तहा डिस्काउंट तो आप देते नहीं है, फायदा क्या? मेरा को एंकर भाई मेरे अब्बा की फैक्ट्री थोड़ी ना है, मेरा अब्बा थोड़ी ना बना रहे आपको डिस्काउंट दे दूं यार। वो तो इतने बड़े कुछ नहीं, गाड़ियों की कीमतें आसमानों पर है, ओन मनी चल रहा है। एक दिन ओन के ऊपर भी मैं रिपोर्ट बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि जो गाड़ी लेट से 10 रुपए की है तो वो मिलती है मार्केट में 15 रुपए की। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज है, डिमांड सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है। तफसीलन डिस्कस करेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम्स में। इस वक्त आपको दिखाते हैं प्यारी सी गाड़ी हवल H6। वाओ, कौन सी गाड़ी चला के देखिए। गाड़ियों का शौक मुसलसल बढ़ता जा रहा है और नई नई गाड़ियां आती जा रही हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। लेकिन ऑफ कोर्स इंपोर्ट बैन की वजह से ऑटो मेकर्स को बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उनके पास जो इन्वेंट्री थी, किट्स थी, CKD किट्स, वो शॉर्ट हो गई। लेकिन फिर इंपोर्ट खुल गई है, अब वो दोबारा से प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। आज मैं आपको जो गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी, इसका नाम है साज़गार। साज़गार ने पाकिस्तान में गाड़ियाँ लॉन्च की हैं, हवल के ब्रांड की फ्रॉम ग्रेट वॉल मोटर्स, और एक जीप लॉन्च की है बाइक की। लेकिन आज जो मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा वो हवल की है H6। बहुत अच्छी गाड़ी है, इट्स अ 5-सीटर SUV विद सम ग्रेट ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शन जो पाकिस्तान में पहले किसी भी SUV में अवेलेबल नहीं थे। आइए मेरे साथ। हवल का जो एक्सटीरियर है H6 का बहुत एलिगेंट, बहुत एग्रेसिव है। अगर आप ग्रिल देखें, बहुत खूबसूरत क्रोम ग्रिल है, साथ साथ आपके पास प्रोजेक्टर स्मार्ट हेडलाइट्स हैं, आपके पास फॉग लाइट्स हैं बम्पर में, जो कि अगेन इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। तो एक्सटीरियर इसका इंतहाई खूबसूरत है। राइट, आपको इंजन दिखाते हैं। इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसमें 2 डिफरेंट इंजन पावर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक 2000 सीसी है, एक 1500 सीसी है। 1500 सीसी की कीमत 7435 है एक्स फैक्ट्री प्राइस। 2000 सीसी की प्राइस 85 लाख है एक्स फैक्ट्री प्राइस, प्लस टैक्सेस होंगे इसके अंदर। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं वो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। हम देख सकते हैं बॉश का इन्होंने ECU यूज़ किया हुआ है, अगेन बहुत बड़ा ब्रांड है। साथ साथ इंजन की पावर के हवाले से अगर बात करें तो 2000 सीसी में टर्बो में जो यहाँ टॉर्क हमें अवेलेबल है दैट इज अबाउट प्लस 320 करीब इसमें टॉर्क है। 200 इसमें हॉर्स पावर है 2000 सीसी वाली में, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस कैटेगरी में इतनी पावर के साथ हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय हवल H6 के। आइए अब गाड़ी के आपको अंदर लेके जाओ। व्हील्स की अगर हम बात करें तो व्हील्स जो 1500 सीसी है उसमें 18 इंच रिम है, और जो 2000 सीसी H6 है उसमें 19 इंच रिम है। हैंडकुक के टायर्स हैं, गुड क्वालिटी, गुड डिजाइन, एंड आई थिंक
गाड़ी की ग्रिप भी इन टायर्स की वजह से बहुत अच्छी होगी। गाड़ी का इंटीरियर एक्चुअली काफी आउट क्लास है। मैं चाहूंगा कि आप अंदर से आके देखें, स्टार्ट का बटन दबाएं और गाड़ी स्टार्ट करें। वाओ, इंटीरियर इज एक्चुअली वेरी नाइस। जो डिजाइन रखी गई है गाड़ी की, स्पेशली अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिजाइन देखें तो हम जितनी भी गाड़ियां देखते हैं उसमें वो गोल गोल खाने बने हुए होते हैं, अंदर जा रही है। बहुत फ्लैट सिंपल स्ट्रेट मीटर है, स्क्रीन है मीटर की, क्लस्टर की, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि सिंप्लिसिटी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। दिस लुक्स वेरी स्टाइलिश। और तो और पैडल शिफ्टर्स, यकीनन पाकिस्तानी गाड़ियों में हम अभी तक पैडल शिफ्टर्स नहीं देख रहे थे। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स हैं, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, अगर हम देखें तो इसमें वॉइस कंट्रोल भी है, और गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी एलिगेंट एंड मैं समझता हूँ कूल है। सीट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4-वे लंबर सपोर्ट है, 6-वे एडजस्टमेंट है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आजकल बहुत ज़रूरी हैं। ग्लास होल्डर्स है मेरे पास दरवाजे पे। हार्मन कार्डन के 8 स्पीकर्स हैं इस गाड़ी में। अगेन हार्मन कार्डन बहुत बड़ा नाम है साउंड इंडस्ट्री का, स्पीकर्स का। 8 स्पीकर्स उसके। यकीनन इस गाड़ी के अंदर जो क्वालिटी डिज़ाइन मुझे नज़र आ रही है, वैसे ये जर्मन गाड़ियों में होती थी, मर्सिडीज, BMW। यकीनन पैनोरामिक सनरूफ आजकल हर SUV के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और एक अहम जुल्फ समझा जाता है। लेकिन हवल H6 की जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो आउट क्लास है। मैं आपकी गियर की नॉब की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। ऐसा गियर का नॉब किसी और पाकिस्तानी असेंबल्ड गाड़ी में नहीं है। 360 कैमरा, 360 सेंसर्स विद HD क्वालिटी। यकीनन आप इसमें स्क्रॉल करके अपनी गाड़ी को घुमा के पीछे भी देख सकते हैं कि कोई खड़ा तो नहीं गाड़ी चलाने से पहले। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक्स हैं हमारे पास। बहुत खूबसूरत सा ये पैनल है, फॉक्स लेदर का इंटीरियर है। ये भी सॉफ्ट लेदर है, ये फॉक्स लेदर है, लेदर स्टीयरिंग है। यकीनन ये जो मीटर की हमको डिजाइन देख रहे हैं इसने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है। लेकिन एक और चीज बड़ी इंप्रेसिव है, इस गाड़ी में 8 एयर बैग्स हैं। अभी तक पाकिस्तान की किसी गाड़ी में 8 एयर बैग्स नहीं दिए गए हैं, यानी पीछे भी आपकी शीशे के साथ 2 एयर बैग्स हैं, व्हिच इज अमेजिंग। साथ साथ अगर मैं इस डैशबोर्ड की बात करूं तो आप देखिए मैंने बटन प्रेस किया and it opens up itself। वैसे हाथ से आप ऊपर खींचना पड़ता है, लेकिन इसमें just press the button and it will open up itself, which is again very nice। ताकि मैं ग्लास होल्डर्स भी है मेरे पास जहाँ पे मैं ग्लास रख सकूँ। लेकिन इस गाड़ी की जो फील है that's very nice। स्पीड पावर यकीनन इसकी बहुत फिनोमिनल है, क्योंकि इतनी स्पेक्स के साथ, इतनी पावर के साथ, इतने हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ हम किसी और SUV को देख नहीं रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में। SUVs की मार्केट की बात की जाए तो हवल H6 is a great option to choose, especially with this amazing design, specs, quality। I think आपको भी चूज कर लेनी चाहिए। वापस चलते हैं स्टूडियो की जाए। वाओ, क्रेजी अली तला, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी। इसमें तो एक टेस्ट ड्राइव लाजमी बनती है। आप जाएं टेस्ट ड्राइव लें शारा फैसल कराची में इनका शोरूम है, और यकीनन फिर आपको डिस्काउंट भी शायद मिल जाए। हाँ, डिस्काउंट तो मैं लेके रहूंगी। साज़गार सुन लीजिए। आपको पता नहीं है खवातीन कितनी जो है वो बार्गेनिंग करने में माहिर होती हैं। मुझे आइडिया है, बिल्कुल आइडिया है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और ये बात हम हमेशा आपसे कहते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया भर में बहुत सी शनाख्त हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का अदब हो जाए या मुसन्निफ हो जाए, यहाँ का कल्चर हो जाए, यहाँ के क्रिकेट स्टार्स हो जाए, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और पाकिस्तानी को पहमा भी बहुत मशहूर हैं। पहाड़ भी हमारे बहुत मशहूर हमारे पहाड़, हमारी खूबसूरत वादियाँ, अगर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की हम बात करें तलहा, तो सबसे ज़्यादा ये मशहूर है कि नेचुरल ब्यूटी हमारे। और कहते हैं कि अगर आपने दुनिया में वाकई जन्नत देखनी है तो आप हमारे कश्मीर चले जाएँ। और इस तरीके से हमारे काफ़ी कोपहमा ऐसे हैं तलहा जो वो बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हैं, अपने मदद आपके तहत बहुत से ऊंचे ऊंचे पहाड़ सर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं होता। लेकिन आई लाइक टू गिव द क्रेडिट टू अली सतपारा। बहुत बड़ा नाम, उन्होंने यकीनन बहुत कुर्बानियां दी और इस खेल को सपोर्ट किया। उनकी पूरी फैमिली आज इस खेल को सपोर्ट कर रही है। और तुम चले आओ पहाड़ों की कसम आज हर किसी की जुबान पे इसी वजह से है। मेरे ख्याल से क्रेडिट गोज टू अली सतपारा। पाकिस्तान का एक और नाम वाजिदुल्लाह भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर पाकिस्तान का परचम नस्ब करने में मसरूफ हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वाजिदुल्लाह जो है उन्होंने बहुत सारी चोटियां सर की। कौन सी? राका पोशी की चोटी उन्होंने सर की है, व्हिच इज अ ह्यूज चैलेंज। बहुत मुश्किल चोटी होती है।
K2 भी सर किया हुआ है इन्होंने, और ये आज हमारे साथ हमारे मेहमान बने हैं दुनिया बोल है में। वेलकम टू दुनिया बोल है भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लास्ट ईयर मेरा रकापोशी था, इस साल K2 22 जुलाई को K2 किया। रकापोशी कहते हैं कि बहुत मुश्किल तरीन चोटी है और दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है मुश्किल तरीन चोटियों में से एक, या K2 ज़्यादा मुश्किल? नहीं, K2 वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। K2 पे काम बहुत ज़्यादा होता है, K2 बहुत मुश्किल है। K2 पे काम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। अगर उसी तरीके से रकापोशी भी अगर लोग काम करें तो रकापोशी भी उसी तरह आसान है। रकापोशी के ऊपर लोग नहीं है, काम नहीं होता, और उसकी जो लेंथ है, क्लाइंबिंग की जो रूट है वो बहुत ही लंबा है। या K2 का मेरे ख्याल 3.5 किलोमीटर उसकी क्लाइंबिंग बनती है। रकापोशी में कहते हैं कि बेस जो होती है उसकी, उसमें भी काफ़ी मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर का कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो आम तकरीबन 11 किलोमीटर उसकी वो एलिवेशन बनती है, उसकी रेंज बनती है कि इतना क्लाइम हो। चैलेंजेस बताएं इस खेल की, मुश्किलात बताएं इस खेल की। जिस तरह क्रिकेट को स्पॉन्सर मिलते हैं, आप लोग को मिलते हैं? नहीं, जैसा आपने कहा कि अली भाई की वजह से हम थोड़ा सा भी रिकग्निशन मिली है, लोग हमें जानते हैं। इस वजह से जैसा मतलब इसी साल मुझे स्पॉन्सर मिला, पाकिस्तान से ही मुझे स्पॉन्सर मिला, कराची से मुझे स्पॉन्सर मिला, जिसकी वजह से मैंने K2 क्लाइंब किया। कि अली भाई की कुर्बानी है जिसकी वजह से हमें लोग जानने लगे और लोग अभी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं आया भी इसीलिए हूँ कि अभी मार्च में इंशाल्लाह मैं एवरेस्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो अपने स्पॉन्सर्स को मैं मना लूँ किसी तरीके से कि मैं एवरेस्ट चला जाऊं। तो मैं इसी कोशिश में हूँ, इंशाल्लाह मैं एवरेस्ट जाऊंगा। सही। अच्छा, रकापोशी को बादलों की मां कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? वो उसकी सराउंडिंग में कोई उतनी बड़ी पीक है ही नहीं, बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के जिस कोने पे भी आप चले जाएँ वहाँ से रकापोशी नज़र आती है। आप खुंजराब से रकापोशी देख सकते हैं, आप देवसे से रकापोशी देख सकते हैं, आप बपुसर टॉप से रकापोशी देख सकते हैं, आप चतराल तिरशमीर के जो ऊपर है जानी पास कहते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिस इलाके में भी आप जाएंगे तो वहाँ से आपको रकापोशी नज़र आ जाएगा। वाह, ये बताइए वाजिद, आपको लास्ट टाइम किसने स्पॉन्सर किया था, कौन थे वो लोग? कराची से बिनेसान था और अटलस हुंडा था। वाह, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरा स्पॉन्सर किया और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी मेरे लिए करें। लेकिन हमारी भी वाजिद कोशिश यही होती है कि हम खेल को सपोर्ट करें, खिलाड़ी को सपोर्ट करें और उन तमाम लोगों से अपील करें कि जो खेल और खिलाड़ी का हक है, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तात दी है, ये मकाम दिया है सोसाइटी में, उनको अपना वो मकाम, वो ताकत इस्तेमाल करके सोसाइटी को वापस देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम के बाद लोग आगे बढ़ेंगे, वाजिद को सपोर्ट करेंगे ताकि वाजिद एवरेस्ट को भी सर कर सके। अब वाजिद से मैं पूछता हूँ एक बड़ा मुश्किल सवाल। बर्फीले पहाड़ों में जाने का बड़ा शौक होता है। अब कराची और पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा कराची वालों को बर्फ़ देखने का ही शौक होता है। पहाड़ में जाते हैं, थोड़ी सी हवा निकल जाती है, लेकिन जब ये सोचते हैं ना हम कि यार वहाँ नहाएंगे कैसे, वॉशरूम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे बड़ा सवाल, तो हम कहते हैं छोड़ो भाई, जाएंगे, देखेंगे, वापस आ जाएंगे। वाजिद भाई, तला हम कराची वालों को ना सिर्फ स्नोफॉल देखने तक मजा आता है, उसके बाद 2 दिन भी हम नहीं टिक सकते, हम वापस भागते हैं बोरिया बिस्तरा बांध के, क्योंकि उसके बाद जो ठंड होती है वो हमें बर्दाश्त नहीं होती। वाजिद भाई देखिए, है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज। मुझे कोई किस्सा सुनाइए कि किसी बंदे को आप पहली बार ले गए हो और वो वॉशरूम गया हो और फिर वापस आके उसने बोला भाई तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अमूमन यही होता है सर, जो भी मतलब हमारे मुल्क से मेहमान आते हैं, ये यादगार चीज़ें होती है, वो कभी भूल ही नहीं सकते। भाई कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, जैसा ट्रैकिंग हो, उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं, वहाँ पे हम टॉयलेट टेंट अलग देते हैं। उसको एक खड़ा सा बना के उसके ऊपर टॉयलेट फिट लगाते हैं, एक शावर टेंट अलग से देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ के वाशरूम में जो बंदा आदि है तो वो वहाँ पर इतना कंफर्टेबल नहीं होता, इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन जो उस चीज़ को पसंद करते हैं वही लोग वहाँ आ जाते हैं, लेकिन तो वो एंजॉय करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने भी वर्दा, कि जो बर्फीले पहाड़ में वॉशरूम इस्तेमाल करने को पसंद करते हैं वो ही वहां जाते हैं। मैं नहीं जा सकता। सोच के ठंड लगना शुरू हो गई कि आप सोचें कि आप एक बर्फ के पहाड़ पे और वहां आप शावर ले रहे हैं, तो सोच के कहेंगे भाई हम पानी को देख लिया टेंट के अंदर, वो भी टेंट के अंदर। गर्म पानी नहीं होगा। पानी का टेम्परेचर क्या होगा वैसे? गर्म पानी
आप किसी ट्रैकिंग में साथ जाते हैं तो पूरा सिस्टम होता है, Okay. किचन टेंट होता है, मेस टेंट होता है, आपके साथ पूरा स्टाफ होता है, वो आपको गर्म पानी देते हैं। खर्चा कितना होता होगा? ये सब सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पैसे बहुत सारे चाहिए भाई। इसीलिए तो सर जैसे स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है ना। जैसे क्लाइंबिंग के लिए लास्ट ईयर मेरा तकरीबन कोई, अगर मैं फुल बोर्ड चला जाता तो 72-73 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन क्योंकि हम खुद काम करने वाले लोग हैं, अपना वज़न खुद उठा सकते हैं, तो तकरीबन 40 क्रॉस हो गया मेरा, 40-42 क्रॉस हो गया, इतना लग गया। तो नीचे ट्रैकिंग में भी यही होता है। लोग कहते हैं कि यार K2 बेस कैंप के कितने मतलब अखराजात आते हैं, तो इन सर्विसेज के बेसिकली ये सर्विसेज के पैसे लगते हैं, पूरे स्टाफ लगता है। एक बंदे के साथ कम से कम कोई 10 से 15 पोटर्स होते हैं, जो लो पोटर के थे, जो 25 kg आपके साथ वज़न कैरी करके जाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी कास्ट बहुत ऊपर चली जाती है। वैसे वाजिद भाई, मैं सोचता हूँ कि यकीनन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको ज़रूरत है सपोर्ट की, लेकिन लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं अली सतपारा के बाद इस इंडस्ट्री को? आप सर ये बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन सर हम सेफ़ नहीं है। सेफ़ नहीं है। अब मैं, और सेफ़ क्यों नहीं है? सेफ़ इसलिए नहीं है कि मेरे बच्चे, अगर कल अल्लाह ना करे मुझे कुछ होता तो मेरे पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं, ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हमें इंश्योरेंस देती है। उन पोर्टर्स के पास भी नहीं होगी, उस स्टाफ के पास भी नहीं होगी। 2 लाख रुपए की मेरी इंश्योरेंस सरकार की तरफ से है। ओके। सिर्फ 2 लाख रुपए, और लो पोर्टर के लिए मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए है। तो अब सर वो भी इसलिए क्योंकि आपकी जीबी की सरकार अलग है, जीबी की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से जीबी ने इतनी तरक्की की है। पाकिस्तान जीबी से थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से वो बच गए हैं। अगर यही सिस्टम में आ जाते तो जीबी का भी काम उतर जाता। सबसे पहले अगर ये हमारी छोटी सी कम्युनिटी है सर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लाइंबिंग करने वाले गिनने में आए तो 160-170 बंदे हैं जो फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर सकते हैं, जो क्लाइंबर्स प्लस जो मतलब जो स्टाफ वगैरह होता है, क्रू होता है, वो सारा मिला के 160 बंदे हैं। अब वो उसी से पैसे कमाते भी हैं अपने बच्चों के लिए और अपना शौक़ भी पूरा कर लेते हैं। तो अगर इनको अगर सेफ़ करें तो अली सतपारा आपके साथ हर साल में 2 अली सतपारा आपको निकाल सकते हैं, आप सेव करें तो। अदरवाइज़ यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर स्कूल नहीं है, ऐसी कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है जिसको जो काम सीख ले। क्योंकि हमने जहाँ से सीखा है, इंटरनेशनल जो लोग आते हैं उनके साथ जा के हमने सीखा है, उनको देख के हमने सीखा है। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस के लिए हमारे कुछ होना चाहिए। जैसे बाहर से शेरपाज आते हैं, उनकी कम से कम 40 से 50 लाख की इंश्योरेंस होती है। ऐसी कोई पॉलिसी बने, हमारे जो क्लाइंबर्स हैं उनकी सबसे पहले इंश्योरेंस बने तो लोग सेफली क्लाइंबिंग करें। तो एक इसमें एक और चीज़ में यार, इंश्योरेंस कंपनीज इतनी सारी हैं, वाजिद आपको स्पॉन्सर ही कर दें, सिर्फ अपना एक इंश्योरेंस ही स्पॉन्सर कर दें अपनी प्रोडक्ट को। सर वो इंश्योरेंस वाले सबसे पहले पूछते हैं आप काम क्या करते हैं। हाँ, हम बताते यही काम करते हैं। नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी कि इसमें पता है सेफ्टी मेजर्स कोई होते नहीं। नहीं, वो कहता है इसमें वो रेशो कितना है, तो हम कहते हैं 80-85% तो है ही है। कहते हैं नहीं, हम इस तरह नहीं करते। देखिए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले भी जब अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उससे पहले वो भी देखते हैं कि इसमें रेशो कितना है, कितने % चांसेस हैं कि ये क्लेम हो जाएगी, कितने % चांसेस क्लेम नहीं होगी। अगर उनको लगता है क्लेम नहीं होगी तो वो देते तो चले। मैं जुम्मे का मुबारक दिन है, उम्मीद करता हूँ कि शायद कोई अच्छी इंश्योरेंस कंपनी उठेगी और हमारे भाई वाजिद को इंश्योर करेगी और अच्छे अमाउंट से करेगी, क्योंकि वो वैसे ही अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वर्दा, उनके पास बहुत बजट्स होते हैं, उनको वो पैसे यकीनन खर्च करने होते हैं अवामुन नास के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तो वाजिद जैसे लोग, ये एथलीट्स, ये खिलाड़ी हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है, इनका हक बनता है क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट करते हैं। तो अगर सोसाइटी को थोड़ा सा उसका शेयर दे देंगे तो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जैसे कि हमने स्टार्ट में अपने आज का कोड भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, स्टेट लाइव के जो चेयरमैन थे वो गिलगित आए थे टूर पे जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर हमारे लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, आप तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, तो आप कोई ऐसी प्रोजेक्ट बनाया कि हम भी इसमें सेफ़ हो जाए। उन्होंने कहा कि जब कराची आप आएंगे तो आप स्पेशल मेरे पास आ जाए, आने के बाद हम कोई डिस्कस करके इसका कोई हल निकालता। उसने कोई उम्मीद दिलाई, इंशाल्लाह सर अल्लाह खैर करेगा। वाजिद भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप आए। ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
और आज दुनिया बोल है, मौसम की खबरें आपको मैं दूंगा। वर्दा जो हैं वो सितारों का हाल बताने की तैयारी कर रही हैं, इसलिए प्रोड्यूसर साहब ने मेरी जिम्मेदारी रख दी है मौसम का हाल आपको बताऊं। और मौसम की अपडेट यह है कि मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, इसलिए पानी ज़्यादा पीजिएगा, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन फ्रिज थोड़ा वक्त बंद भी कीजिएगा वरना बिजली का बिल बहुत आ जाएगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश के आसार मौजूद हैं। अगर कराची की बात करें तो आज मौसम गर्म रहेगा, जबकि ठंडी हवाओं का राज रातों में हम देख रहे हैं काफ़ी बरकरार है और रातें काफ़ी ठंडी हो गई हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम जाएंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। दूसरी जानिब पंजाब का रुख करें तो इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आज भी बादलों के डेरे कायम रहेंगे। आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 20 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाने का खदशा है, क्योंकि ऑफकोर्स पहाड़ी इलाका है, बादल रहते हैं तो हवाएं भी चलती हैं, इसलिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बारिश का मौसम जैसे ही बनता है तो फिर हवा का प्रेशर भी बन जाता है और लोगों को हब्स महसूस होता है। अगर लाहौर की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो सूबे के कुछ शहरों में सुबह के वक्त बादल छाए हुए हैं और बालाई इलाकों में बारिश का हल्का हल्का इम्कान है और हल्की बर्फबारी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। शहरों के ज़्यादातर हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान में गर्मियों का प्रेशर भी इस साल कम आया है और एक्सपेक्ट माहिरीन यही कर रहे हैं कि सर्दियों का प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, सर्दियां जल्दी शुरू हो जाएंगी। कराची में जल्दी ठंडी हवाएं आएंगी, कोयटा में और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का भी इम्कान हो सकता है कि इस साल जल्दी हो। ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। लेट्स सी, अल्लाह ताला खैर करे। अब चलते हैं वर्दा की जानिब जो लेके जाएंगी आपको सितारों की तरफ। थैंक यू सो मच तलहा, आपने वेदर के हवाले से हमें अपडेट किया। तो यानी कि हमें सर्दियों की तैयारियां कर लेनी चाहिए और सर्दियों के कपड़े जो हमने रखे हुए हैं वो निकाल के उनको धूप लगा लेनी चाहिए कि सर्दियां कभी भी आ सकती हैं और जल्द आ सकती हैं। वैसे रात में खुनकी तो होना शुरू हो ही गई है। खैर आगे चलते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन की जानिब। आपका हम सबका फेवरेट सेगमेंट है, हम आपको बताएंगे थोड़ा सितारों की चाल से आगाह करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट आगा बहिश्ती साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम आगा बहिश्ती साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? हाल है जी, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप बताइए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। जज़ाकल्लाह। आगा साहब ये बताइएगा कि कल क्लीन चिट दे दी गई है मरियम नवाज साहिबा को, सफदर साहब को, एक तरीके से NRO 2 मिल गया है। आगे फ्यूचर क्या नज़र आता है? ये सुनने में आ रहा है कि अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो लंदन की तरफ रवाना हो जाएंगी और दूसरा हमें सुनने में ये भी आ रहा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को ठोक बजा के कहा जा रहा है कि अब मियाँ साहब की भी वापसी काफ़ी हद तक और बहुत जल्द मुमकिन है। जैसे मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में यही कहा था कि अगर हमारे जो हल्का बाप है और अगर पाकिस्तान को चाहते हैं कि आगे बढ़े तो बहुत तवज्जो के साथ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। यकीनी तौर पर उन्होंने जिस अंदाज से साथ देना चाहे तो वैसे नहीं दिया है। ये फैसला के असरात खैर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मरियम नवाज बाहर भी चली जाएगी और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के लिए हालात बहुत साजगार हैं। मगर वक्त के साथ साथ जब हम इमरान खान के आपको उनके फेवर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रेडिक्शन की जा रही है कि नून लीग के सितारे गर्दिश में हैं। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया था कि सितंबर में शहबाज शरीफ साहब की सालगिरह है, उसके बाद उनका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा, उनके सितारे उनके फेवर में नहीं रहेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि सितारे फेवर में होंगे? जी, उनके फेवर में तो पहले भी हमने कई प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि हालात उनके बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। अलबत्ता अगले 1-1.5 माह के अंदर ये जो हफ्ता है, आने वाले इस हफ्ते में दोबारा गर्दिश की निशानदही हो रही है और मुझे लगता है कि इमरान खान डरने के या कोई बड़ा ऐलान करने वाला है। बहुत सी चीजें जो है वो तब्दील होती नजर आती है। उसका असरात अगले 3 महीने तक नजर आ रहे हैं और यकीनी तौर पर जिससे जवाल की कैफियत मुस्लिम लीग नून के लिए है, फिलहाल वक्ती तौर पर उनके लिए एक राहत, एक सुकून जरूर है। सितारों के माहिर बात से मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि इस वक्त दुरुस्त वक्ती तौर पर उनके लिए थोड़ा सा फायदा है, मगर आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर उनके लिए मुश्किलात, और ये केस ये खत्म भी होगा तो दोबारा ये केसेस आगे खुल जाएंगे और इन पर सजा भी होगी और इनमें इनके लिए मुश्किलात आगे मौजूद। आगा साहब, बड़े मियां साहब की आपको कब वापसी के इम्कान नजर आ रहे हैं? सितारे क्या कहते हैं, वो कब तक वापस आएंगे और आएंगे तो उनके हक में क्या ये फेवरेबल होगा?
मियाँ साहब की जो सफ़र जो नज़र मुझे आती है कि ये महीने ने अगले 1.5 महीने के अंदर उसकी डेट आ जाएगी और मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में वो पाकिस्तान की तरफ परवास करने की पूरी कोशिश करेंगे। अलबत्ता मज़ीद कुछ हालात, कुछ वाक़यात, कुछ पाकिस्तान की तरफ वो देखेगा। वो देखने के बाद उसके बाद वो फैसला करेगा जाना या नहीं जाना। अलबत्ता उसके सफ़र के दिन बहुत करीब है। जी, सफ़र के दिन करीब नज़र आ रहे हैं आपको मियाँ साहब के। अच्छा, अभी रिसेंटली अभी हमने ब्रेकिंग भी चलाई है, हमजा शहबाज का केस चल रहा है, तो उसमें एक और करप्शन का केस है हमजा के ऊपर, तो आपको क्या लग रहा है उस केस में भी उनको क्लीन चिट मिल जाएगी या क्या फैसला आएगा उसका? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आगा भाई, आई थिंक कनेक्शन में कुछ मसला है, फ्रीजिंग हो गई है। हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आ गए हैं जी बहिश्ती साहब, बताइएगा। सवाल दोबारा रिपीट करूं या आपने सुन लिया था? जी दोबारा बताएगा, सॉरी। जी आगा साहब, मैं पूछ रही थी कि हमजा शहबाज की केस की समाअत भी चल रही है, अभी एक और करप्शन का केस है जिसकी समाअत हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है उसका फैसला क्या आएगा? क्या हमजा शहबाज के हक में आएगा कि नहीं? तकरीबन इस वक्त शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ और हमजा और ये जितने हैं उनके लिए आगे उनके हक में फैसले होते हुए नजर आते हैं और इनके खिलाफ कोई ऐसा चीज बड़ा कोई इकदाम नजर नहीं आता है। ये सब कुछ इमरान खान के ऊपर मुनहसिर है। अगर इमरान खान साहब एक अच्छे इकदाम करते हैं तो क्योंकि इकदाम इमरान खान के सितारों के ऊपर मुनहसिर है और इमरान खान आगे बढ़ेगा तो ये फैसले रुकेंगे, वरना इनके हक में नजर आते हैं। जी सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हफ्ता इख्तिताम पे आज का दिन किन सितारों के लिए बेहतरीन दिन साबित होने वाला है और किन सितारों को एहतियात करनी चाहिए? और आज के दिन जो मरीख के जो जिनके सितारे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है। अगले 3 महीनों थोड़ा सा आप बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए भी आसानी हो जाए। आप कौन से स्टार की बात कर रहे हैं? वर्गो, जेमिनी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो बुरुज होते हैं ना, सितारों से देखते हैं जो मरीख, ये जो सियारे होते हैं, मरीख है, मुश्तरी है, ये जो जमीन है या आसमान है या सूरज है, जो जिनको हम सितारे हिसाब करते हैं, जिनको हम गिनती का आसमान में चांद है, उसके साथ जो बहुत से सितारे हैं उनमें से जमीन भी एक सितारा है। जिसका भी मरीख होगा उसके मातहत दालू, हूत और मेज़ान, ये 3 सितारों वालों के लिए आने वाले वक्त उनके लिए बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुबारक है। और उन लोगों के लिए बिल्कुल जिनकी शादियां नहीं हो रही है, जिनके माली मसाइल है, जिनके घर के मसाइल है, जिनके काम के मसाइल है और जिनके लिए आगे रुकावटें हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि एक्वेरियस, स्पाइसेस और लिब्रा के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित होगा, उनके लिए आसानियां पैदा होंगी उनके काम में, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने वजह। ठीक जी, और आगे बताइएगा किसके लिए सितारा आज का दिन सही नहीं है, जिनको एहतियात की जरूरत है? उनके लिए वो सितारा जिनके लिए जो जिसको हम हूत बोलते हैं, हूत के जो सितारे हैं उनके लिए थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत है। बहुत ही इंतहा, जिसके माथे 4 सितारे दाखिल होते, दोहल, सहल और बहल, ये 3 सितारों के साथ और एक जबर सितारा है। इन सितारों वालों के लिए थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत है। बाकी रह गई कि आगे की जिंदगी में जो जिन सितारों के हमने अभी जिक्र किया, जिनकी बुरुश की हमने जिक्र किया, जिसके मरीख के माथे जो सितारे हैं, जो बुरुश है, उनके लिए आगे के दिन बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आला है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा बिश्ता हमारे साथ मौजूद होने में आगाह किया, अपडेट किया कि किन किन सितारों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है और किन के लिए नहीं। तो बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए और ताला से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला अगर जो सितारे गर्दिश में हैं आपके, सदका दे दीजिए ताकि उसमें आसानी पैदा हो सके। जी तलहा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। वर्दा, यकीनन वर्दा जो हैं सितारों की एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ बहुत बड़ी शेफ भी हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे शो में वो कुछ पकाए ना? आज वो कुछ रबड़ी का इस्तेमाल करेंगी, रूह अफ़ज़ा, हमदर्द की रूह अफ़ज़ा से बड़ी बेहतरीन ड्रिंक्स बना रही हैं आजकल रोज़। कुछ देर पहले उन्होंने रबड़ी से एक बड़ी प्यारी सी ड्रिंक बनाई थी, मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, फिर पूछते हैं उसका फीडबैक क्या आया। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूह अफ़ज़ा के किचन में और यहाँ हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार सी यमी सी रेसिपीज़ जो आप बना सकते हैं इजीली रूह अफ़ज़ा के साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रूह अफ़ज़ा गो
भी जो है लॉन्च की है रूह अफ़ज़ा ने, और एक बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती फिज़ी ड्रिंक है रिफ़्रेशिंग के साथ। अगर आप स्टैंडर्ड ड्रिंक से बोर हो गए हैं तो कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप रूह अफ़ज़ा गो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलवेज़ विद यू, ऑलवेज़ ऑन द गो, तो ऑलवेज़ चूज़ रूह अफ़ज़ा गो इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टेस्ट। और उसके बाद चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ, क्योंकि हम खड़े हैं सब रूह अफ़ज़ा के किचन में। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि रूह अफ़ज़ा ड्रिंक को हम एज ए टॉपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फालूदा रूह अफ़ज़ा के बगैर इनकम्प्लीट है, और इस तरह की मल्टीपल रेसिपीज़ हमको बनाना सिखाते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी। आप सोच रहे होंगे वो क्या है? हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा रबड़ी फॉइल। अजीब सा लग रहा है नाम सुन के कि रूह अफ़ज़ा रबड़ी फॉइल क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते भी हैं। सबसे पहले मैं रूह अफ़ज़ा के बारे में आपको कुछ बताऊं कि हम सब जानते हैं रूह अफ़ज़ा हम बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। 110 साल से ज़्यादा जो है रूह अफ़ज़ा को हो चुके हैं, और ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है। अगर हम लाल शरबत की बात करें सबसे पहले हमारे जहन में रूह अफ़ज़ा ही आता है, और इंटरनेशनली इतनी फेमस है कि आज भी अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो एज ए वेलकम ड्रिंक के तौर पे रूह अफ़ज़ा को ही प्रेफर किया जाता है। एक तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल के अर्क़ियात से तैयार की जाती है। इसमें जो फलों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें शामिल है एप्पल, क्यूकम्बर, असली रोज़ पेटल का अर्क शामिल है इसमें, और साथ साथ इसमें ऑरेंज का जूस भी शामिल है। तो ये खालिस अर्कियात से तैयार की जाती है। तो सोचें कितनी रिफ्रेशिंग होगी। गर्मी से जब भी आप आते हैं बाहर और आपको तरोताज़ा होने के लिए कुछ चाहिए, ऐसी ड्रिंक जो कि आपके लिए साइड इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी को ना दे, रिफ़्रेशिंग भी हो, ठंडक का एहसास दे और हेल्दी ड्रिंक भी हो, तो हमेशा रूह अफ़ज़ा चूज़ कीजिए। सिंपल, जो बच्चे दूध नहीं पीते उनके लिए बेस्ट पार्ट है कि आप दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के दे दें 2 चम्मच, तो बच्चे गटागट पी जाते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करती हूँ एटलीस्ट। अच्छा जी, हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा रबड़ी फॉइल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए। मुझे चाहिए यहाँ पे रबड़ी, 1 कप आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 250 ग्राम रबड़ी है, और साथ ही मेरे पास यहाँ पे फॉइल है। फॉइल मीन्स यानी कि सिल्वर फॉइल है मेरे पास यहाँ पे, यानी कि चांदी के वर्क हैं। पिस्ते हैं, उसको मैंने भिगो के चॉप करके रखा हुआ है, और मेरे पास है यहाँ पे 2.5 कप मिल्क। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लेना है ब्लेंडर। ये ब्लेंडर है मेरे पास यहाँ पे, इसमें मैं 2.5 कप मिल्क ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, अच्छा ठंडा चिल्ड मिल्क है मेरे पास। और उसके बाद यहाँ पे है रबड़ी, ये पूरी रबड़ी हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है जी, रबड़ी इसमें ऐड की हमने, और उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 कप रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा हमारी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक और एक मज़ेदार सा ये फ्लेवर देगी। ये इसमें हम ऐड करेंगे, और बहुत सारी आइस क्यूब्स आपके पास हैं तो बहुत सारी आइस क्यूब्स ऐड कीजिएगा, और उसके बाद हम करेंगे इसको ब्लेंड। दैट्स इट, अच्छे से हमने इसको ब्लेंड किया, हमारी ड्रिंक रेडी है। 2 सर्विंग ग्लासेस आप यहाँ पे ले लीजिए, जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं। मैं यहाँ रख लेती हूँ आपके सामने, और इसको हम निकाल लेंगे, पोर कर लेंगे। ये देखिए, यम्मी, ये देखिए आप। अच्छा देखिए, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बहुत सिंपल है। अगर अक्सर हम लोग घरों पे जब वीकेंड्स वगैरह पे कोई घर में गेस्ट आते हैं, हम रबड़ी वगैरह लेके जाते हैं किसी के घर पे या लेके आते हैं, तो अगर नहीं खाई जा रही बहुत ज़्यादा रबड़ी आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑल्टरनेटिव ड्रिंक हमने आपको बनाई है रूह अफ़ज़ा से, जो आप बना सकते हैं। इसको गार्निश करेंगे थोड़ा सा हम चॉप स्टैचूज से, लाइक दिस, और फिर उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे सिल्वर फॉइल से, ये बहुत एहतियात से आपने लगानी है, लाइक दिस। और दोबारा से इस पर मैं थोड़े से स्टैचूज ऐड करूंगी, देयर यू गो। और अगेन एक और फॉइल ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, बहुत एहतियात से सिल्वर फॉइल आपने लगानी है। आप चाहें तो इसको हाफ भी कर सकते हैं, वरना मैं इसको डबल कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जब आप ड्रिंक करें तो ये रबड़ी के साथ आपको इसका फ्लेवर अच्छा सा आए। ठीक है जी, ये लगाई हमने, और साथ ही
स्टैचू से इसको हम गार्निश कर देंगे एंड दैट्स इट। आपकी यमी मज़ेदार सी रूह अफ़ज़ा रबड़ी फॉइल ड्रिंक तैयार है। आप ये देखिए, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं और कुछ डिफरेंट आप बना के पिलाना चाहते हैं उनको, जो आप ठंडक का रिफ्रेशिंग का एहसास दे उनको, तो ऑलवेज गो फॉर रूह अफ़ज़ा रबड़ी ड्रिंक। अब चलते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा से ही हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा बेसिल सीड्स ड्रिंक। और रूह अफ़ज़ा बेसिल सीड्स ड्रिंक के लिए आपको चाहिए एक जग और उसमें पानी चाहिए आपको यहाँ पे 3.5 से 4 कप मेरे पास, ग्लास कप तो नहीं कहूँगी मैं, ग्लास, क्योंकि हम ग्लासेस के मेजरमेंट से बना रहे हैं, तो ये मेरे पास पानी है यहाँ पे। और उसके बाद आपको चाहिए बेसिल सीड्स यानी कि तुख्मे बालंगा। आप देखिए मैंने तुख्मे बालंगा 3/4 कप पानी में लेके इसको भिगो दिया है, तो ये इस तरह से थिक हो जाता है। और ये हम अक्सर रमज़ान में भी ट्राई करते रहते हैं, बनाते हैं, तो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करेंगे हम इसमें, मेरे पास यहाँ पे है लेमन जूस 1/4 कप, ठीक है। 1/4 कप लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे पानी में, ठीक है जी। मिंट लीव्स, जितना आपको फ्रेशनेस चाहिए, जितना आपको मिंट फ्लेवर अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पे जो है वो हैंडफुल मिंट लीव्स लिए हैं, तो मैं जस्ट हाथ से उसको क्रश करूँगी ताकि अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाए, और क्रश करके ही हाथ से इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको हम ब्लेंड नहीं करेंगे, मतलब ब्लेंड करने से थोड़ा सा आपको जो है वो, बाज़ लोग कहते हैं कड़वाहट फील होती है, तो कुछ लोग प्रेफर नहीं करते, तो इस वजह से ये ऑप्शनल है, आप ब्लेंड ना करें, जस्ट ऐसे ही हाथ से आप नॉर्मली क्रश करके मिंट लीव्स इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चीनी जो है वो अवॉइड कीजिए। अगर बच्चों को आप दूध में दे रहे हैं या कोई भी डिज़र्ट बना रहे हैं या ड्रिंक्स बना रहे हैं, तो चीनी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है, हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है हमदर्द का हनी। ये 100% खालिस है और एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है हमारी बॉडी में जाके। सालों से हम शहद को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा तवानाई के लिए, हमारी बॉडी को ताकत फराहम करने के लिए। पहले बचपन में हमारी नानी, दादी, अम्मी वगैरह हमें पिलाती थी, लेकिन आजकल के बच्चे और बिल्कुल शहद को अवॉइड करते हैं। तो मैं हमेशा पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि हमदर्द का शहद आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए, ताकत आए, और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा हो। यहाँ पे मैं चीनी की जगह हमदर्द का शहद इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये एज़ पर योर टेस्ट, जितना मिठास आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से आप इसको ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड किया हमदर्द का शहद, दैट्स इट। और इसके बाद अब इसमें जाएगी अगेन रिफ्रेशिंग ड्रिंक रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा इसमें हम ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून, ठीक है जी। 6 टेबल स्पून इसमें हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, और साथ साथ इसको फिर हम मिक्स भी करते रहेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और ये एक ऐसी ड्रिंक है जिसको आप जब दिल चाहे आप बना के रख सकते हैं, फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं, चिल। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तब आप उनको देख सकते हैं, ताकि फ़ौरी तौर पे उनमें एनर्जी आ सके। इसमें शहद है, इसमें मिंट लीव्स हैं, इसमें रूह अफ़ज़ा है जो कि खालिस अरक़ियात से तैयार किया जाता है। और रूह अफ़ज़ा को वैसे भी आप सिर्फ एज ए ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अलावा भी आप मल्टीपल रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप आइसक्रीम टॉपिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप इससे पुडिंग बना सकते हैं, या फिर आप कोई डिज़र्ट ले रहे हैं तो उसमें एज ए टॉपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत मल्टीपल यूजेस हैं रूह अफ़ज़ा के, तो ज़रूरी नहीं कि अगर रूह अफ़ज़ा हम बचपन से एज ए ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको एज ए ड्रिंक ही सर्व कीजिए। अच्छा, यहाँ पे बेसिल लीव्स हैं मेरे पास, यानी कि तुख्मे बालंगा जो हमने बना के रखा हुआ है, ये मुझे बड़ा पसंद है। अब जितना अब आपको पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कीजिए, क्योंकि 3/4 कप में मैंने यहाँ पे इसको भिगो के रखा हुआ था। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ऑलमोस्ट हाफ यहाँ पे ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। ये देखिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सही है जी। इसमें हमने क्या क्या डाला, मैं रेसिपी एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। लेमन जूस में हमने ऐड किया, रूह अफ़ज़ा ऐड किया, हमदर्द का शहद इसमें हमने ऐड किया, मिंट लीव्स हैंडफुल, और तुख्मे बालंगा, एंड हमारी रिफ्रेशिंग ड्रिंक रूह अफ़ज़ा, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। मैं इसको ग्लासेस में सर्व करती हूँ, जब तक आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड कर रही है क्या। ऑलराइट, और अब हम अपनी रूह अफ़ज़ा बेसिल सीड्स ड्रिंक को ग्लासेस में पोर कर लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और रिफ्रेशिंग सी लग रही है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा तुख्मे बालंगा आ रहा है तो आप इसको दोबारा से स्टर कर सकते हैं, जितना पसंद है उतने अपने हिसाब से आप इसको ऐड कीजिए। और इसमें बहुत सारी आइस क्यूब्स भी ऐड कीजिएगा, अगर दोपहर के टाइम पे इसको आप ले रहे हैं तो बहुत यम्मी लगेगा। ये देखें, एंड हियर वी गो,
चलें जी, बाकी हम रख देंगे। और ये देखिए हमने आपको आज 2 ड्रिंक्स बनाना सिखाई रूह अफ़ज़ा से। एक तो हमने बनाई रबड़ी फॉइल ड्रिंक और हमने बनाई बेसिल सीड्स ड्रिंक। तो ये 2 ड्रिंक्स बहुत ही यमी हैं, बहुत टेस्टी हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको घर में। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं एक ब्रेक की जाने। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वर्दा वापस पहुंच चुकी हैं बेहतरीन ड्रिंक्स बनाने के बाद हमारे साथ स्टूडियो में। वेलकम बैक वर्दा। थैंक यू। तला ये रिकॉर्डेड था, आपको मैं बताऊं, ये पहले मैं रिकॉर्ड करवा चुकी थी। लेकिन आपकी जो वो रबड़ी वाली स्मूदी थी, इट वाज सो थिक। बिकॉज वो रबड़ी थी। ओके वो रबड़ी थी तला, वो नॉर्मल रूह अफ़ज़ा स्मूदी नहीं थी, शेक नहीं था, वो रबड़ी फॉइल था, रूह अफ़ज़ा रबड़ी फॉइल। अब खाने के बाद जो है ना वर्दा खेल हो जाए। जाहिर सी बात है खाने के बाद कुछ खेल कूद होना चाहिए ताकि खाना हजम भी हो। इतनी थिक अप हैवी एनर्जेटिक रबड़ी ड्रिंक पियेंगे तो उसके बाद तो लाजमी सी बात है थोड़ा सा हजम करने की ज़रूरत है। खेल के मैदान की बात करें अगर तो पाकिस्तानी नौजवान एथलीट शाहजेब खान इन दिनों बहुत ज़्यादा खबरों की जीनत बने हुए हैं तला। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भारतीय हरीफ को टाइक्वांडो चैंपियनशिप में शिकस्त दे दी है। यकीनन बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, कौमी परचम लहराया है। शाहजेब खान को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब खान, वेलकम टू दुनिया बोल है और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने टाइक्वांडो चैंपियनशिप जीत ली, आपने भारतीय हरीफ को हराया। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा फीडबैक मिला आपको जो आपने स्पेशली भारतीय हरीफ को हराया। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया और एक खुशी का मकाम था मेरे लिए अपने मुल्क के लिए मेडल हासिल करना पाकिस्तान के लिए। और काफ़ी टफ जो मेरा इवेंट भी काफ़ी टफ था तो उस हवाले से भी, लेकिन अल्लाह पाक ने इज्जत दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। माशाअल्लाह, तो खुशी हो रही है। शाहजेब, इस गोल्ड मेडल का सफ़र कैसा था? मतलब किस उम्र पे आपने शुरू की थी? कौन आपकी इंस्पिरेशन रहे? कौन आपके उस्ताद रहे? किसने आपको सपोर्ट किया? कोई स्पॉन्सर मिला कि नहीं मिला? बताइए थोड़ा। जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैंने स्टार्ट किया था क्लब लेवल से, जो मेरे बेसिक टीचर है डॉक्टर ईसा काकड़ साहब, तो उनके बाद फिर मैं जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते खेलते फिर मैं नेशनल टीम में आया। नेशनल टीम में सिलेक्शन हुई। यहाँ पे हमारे कोचेज़ है सर आसिफ, मैडम नाजिया, सर हनीफ, और फिर जो है ना इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ हमें खिदमत हासिल हो। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की काफ़ी जो है ना सपोर्ट थी हमारे साथ। तो उसके बाद हमें ईरानी मास्टर प्रोवाइड किया गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेनिंग एक अच्छी चल रही है हमारी। और कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो है वो हमारे जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो उस हवाले से भी काफ़ी एक अच्छा जो है ना हमें खेलने को मज़ीद जो है ना मिल रहा है। तो इससे एक बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क के लिए और भी ऐसे एजाज़, इससे बड़े एजाज़ हासिल कर सकता हूँ। सही। अच्छा ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से स्टार्ट लिया, अपना क्लब लेवल से आपने स्टार्ट लिया, और फिर आपने कभी ऐसा आपको लगा कि जब आप भारतीय हरीफ के साथ खेल रहे थे कि यार ये मुझे अब टफ मुकाबला देगा, या पहले से आपको पता कि वो इतना है कि आप उनसे विन कर जाएंगे? क्योंकि जब भारत के सामने मुकाबला होता है तो फिर एक वैसे ही आपके ऊपर प्रेशर डेवलप हो जाता है कि जी इनसे नहीं हारना। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मेरी जो फाइट है, हालांकि मैं आपको बताऊं इस इवेंट में मेरी जो वेट कैटेगरी है -54 में, इसमें अबव 100 से अबव भारतीय थे और 150 जो है ना 15 पार्टिसिपेशन थी इसमें। तो मैं खुद पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स। एक ये भी जज्बा था मेरे दिल में कि नहीं जो है ना हारना नहीं है, बाकी ऊपर इज्जत देने वाले अल्लाह की ज़ात है। सो मैं अपना लगा रहा, अपनी मेहनत जो मैंने की थी, जो ट्रेनिंग की थी, मेरे वालिदैन की, मेरी फैमिली की दुआएं थी मेरे साथ, मेरे कौम की, तो एक ये भी मेरे साथ था कि नहीं हारना नहीं है। और मैं लड़के लगा रहा आखिरी सेकंड तक जो है ना मैंने हार नहीं आ रही, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनल फाइट विन कर गया। चलें जी, जबरदस्त। अगली फाइट, अगला टारगेट, अगला मुकाबला शाहजेब क्या है? जी सर बिल्कुल, मैं आपको बताता चलो, इस टाइम मेरी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो है इस मेडल लेने के बाद
20 पॉइंट्स हमें मिलते हैं G2 के गोल्ड लेने के बाद। तो इसमें मैं अंडर जो है ना टॉप 10 में आ जाऊंगा। वाह। और जो मेरी ओलंपिक रैंकिंग है वो आ जाएगी टॉप 20 में। जो ओलंपिक में क्वालिफाई करते हैं वो टॉप जो है ना जो ओलंपिक रैंकिंग होती है टॉप 5 वो क्वालिफाई करते हैं। तो सर मुझे जो है ना मजीद जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हमें सपोर्ट कर रही है, तो मैं चाहता हूँ मुझे फंड्स की मतलब हमें फंड्स की ज़रूरत है। हमारे पास ऐसे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि खेलना चाहते हैं और मजीद लेवल पे जा सकते हैं, मगर फेडरेशन के पास फंड इतने नहीं है, ज़ाहिर है जितना कर सकती है हमारे लिए। तो ये है कि मैं अगर टॉप 5 में आता हूँ इवेंट्स खेल के इंशाल्लाह और ट्रेनिंग कैंप्स करके, तो ये एक बहुत ही एजाज़ की बात होगी कि मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूंगा पाकिस्तान की तरफ से और इंशाल्लाह टाइटल लाऊंगा अपने मुल्क के लिए। ताइक्वांडो क्यों चूज किया आपने शाहज़ेब? ताइक्वांडो क्यों चूज किया, अच्छा सवाल है। ये मैं काफी छोटा था, मूवीज देखता था, एक्शन मूवीज देखता था, कराटे किड, तो लाइक उससे मुझे काफी जी बिल्कुल ऐसे जब भी छोटा था जैकी चैन बहुत फेमस था उस वक्त। जो आपने नाम लिया बिल्कुल, ये मूवी मैंने देखी और उससे काफी इंस्पायर हुआ हूं मैं ऐसा जुनून है, ऐसा शौक आया कि मैं जब एक हफ्ता शायद या 2 वीक्स मुझे हो रहे थे क्लब में सीखते हुए। सो ऑल बलिस्तान टूर्नामेंट था जिसमें मेरा पहला गोल्ड था 2 वीक्स के बाद, 2 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद। सो ये मुझे लगता है ऐसे मेरे जो ना अल्लाह पाक ने एक गॉड गिफ्टेड एक चीज़ थी मेरे अंदर और जज्बा इतना बढ़ गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूँ और ये खुशी की बात है। आप डेली बेसिस पे कितने घंटों की ट्रेनिंग करते हैं? डेली बेसिस पे 3 घंटे सुबह होती है हमारी और 3 घंटे शाम होती है। कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन करीब हो रहा होता है तो हम 2 घंटे फिर 2 घंटे, जैसे मॉर्निंग फिर दोपहर में फिर इवनिंग सेक्शन जो हमारी होती है। तो ये काफी टफ भी होता है हमारे लिए। शाहज़ेब यकीनन काफी ट्रेनिंग टफ भी होती है, लेकिन मुझे जो एक बात बड़ी अच्छी लगी, अच्छा आप एयरफोर्स का भी हिस्सा हैं, तो यकीनन वो खिलाड़ी जो फोर्सेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान को, तो उनको माशाल्लाह से काफ़ी सहूलियात भी होती हैं, उनके पास स्पॉन्सर्स भी होते हैं, उनके पास प्रेशर नहीं होता ये सर के ऊपर कि यार मैं टिकट कहाँ से लाऊंगा, अपना खर्चा कैसे पूरा करूंगा, सपोर्ट आपको पूरी मिलती है? जी सर, मैं आपको बताऊं जो मेरी पहली फाइट थी वो भी उसके साथ थी, इंडियन के साथ थी, और वो भी फोर्स का ही बंदा था आपके जैसे आपने कहा। ठीक। तो ये जो है ना एक पहली फाइट जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से निकल गई। जो फिर हमारे जैसे जैसे आप फाइनलिस्ट होते, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, ये 3-4 फाइटें आपकी टफ होती जाती है। और ये एक था मुझे मेरा सवाल ये था कि आप क्योंकि एयरफोर्स का हिस्सा हैं तो उससे आपको कितनी रिलैक्सेशन मिलती है मेंटली? अच्छा, ओके, मुझे अभी समझ आया, सॉरी आपके सवाल का। रिलैक्सेशन हमारा डिपार्ट ये करते हैं, जो सपोर्ट काफ़ी करते हैं हमें, और अगर आपको मतलब कि कहीं टूर्स वगैरह पे जाना हो, अभी तक मैंने उनको जैसे कि आप बताया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है कि मेरी डिपार्टमेंट सपोर्ट करेगी नेक्स्ट टाइम भी। अभी तो हमारा फेडरेशन कर रहा है जो टिकट्स वगैरह जो भी कर रही है, और हमारी डिपार्टमेंट भी मुझे करेगी, लास्ट टाइम भी किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी है, काफ़ी इवेंट्स है, तो अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट करेगी और बड़े खुशी के साथ करेगी। कोई डिमांड, कोई मुतालबा, अरबाब इक्तिदार, मुखय्यर हजरात, कुछ कहना चाहेंगे आप इस खेल के बारे में? कोई डिमांड करना चाहेंगे, हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड? जी सर, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसी मेरी वर्ल्ड रैंकिंग है, जैसे मैंने आपको कहा, ऐसे और भी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो मैं अगर टॉप 5 में आता हूँ तो मैं डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाता हूँ ओलंपिक्स में। और एशियन गेम्स है, साउथ एशियन गेम्स है, हमारे अपने पाकिस्तान में G2 एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप होने जा रही है, नवंबर में ही है, और फिर इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो मैं चाहता हूँ, हमारे पास फंड की बहुत कमी है, जैसे ईरानी मास्टर आए, PSB ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें प्रोवाइड किया है, वो हमें लेकर गया था तकरीबन कोई 20 डेज ट्रेनिंग कैंप के लिए। तो उससे काफ़ी, ये जो है ना मेरा पहला कैंप था, ये 20 डेज मैंने कैंप किया, इंटरनेशनल पहला कैंप था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना ज़बरदस्त एक अचीवमेंट हासिल किया। मैं चाहता हूँ शाहज़ेब, एक लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स का किरदार आपको कैसा लगता है खिलाड़ियों की तरफ, आपका ओपिनियन क्या है? सर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ये जो हमें मास्टर प्रोवाइड किए हैं जी, ईरानी मास्टर, उस्ताद यूसुफ करीमी, ईरानी मास्टर, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से आया है, और बाकी जो है ना करती है, हमें सपोर्ट करती है, लेकिन कंपनीज को भी चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करे। जाहिर है एक फेडरेशन के पास फंड तो इतना ही होता है जितना वो अपने प्लेयर्स के ऊपर कर सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ, जैसे जी बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स की ज़रूरत हमें है, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स कर रही है,
लेकिन वो जाहिर इतना ही कर रही है जितने अच्छे प्लेयर्स 1 2 3 गिने चुने 4 5 जो है सही। थैंक यू सो मच शाज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ग्रेट ताइक्वांडो चैंपियन एग्जैक्टली, और हमारी तलहा ये टॉप 5 में आए ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करे। लेकिन तलहा आखिर में घूम फिर के जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं क्रिकेट के अलावा स्पेशली, तो बात घूम फिर के यहीं आ जाती है कि स्पॉन्सर्स के ऊपर पैसे इतने नहीं हैं, लोगों पर प्रेशर ही काफ़ी होता है प्लेयर्स के ऊपर कि उनको खुद से अपने आप को स्पॉन्सर करने को स्पॉन्सर कोई मिलता नहीं है, खुद से टिकट का खर्चा भी निकालना है, ट्रेनिंग का खर्चा भी निकालना है, खिलाई पिलाई पे भी तवज्जो देनी है। इशू सबसे ज़्यादा ये आता है वर्दा कि जब इनको इंटरनेशनल मुकाबलों में जाना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जिस बात का जिक्र शाज़ेब कर रहे थे कि ईरानी मास्टर आए, ईरान से एक मास्टर आए यूसुफ करीमी, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मंगाया। मैं शुक्रगुजार हूँ PSB का कि उन्होंने इकदाम किया। ये एकदम रेगुलरली होना चाहिए, हर खेल के लिए होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो आप क्रिकेट देख रही होती है, आप देखते हैं कितने गोरे उनके स्टाफ में होते हैं, जो उनके फिजियो होते हैं, उनका ये ट्रेनर, उनका वो ट्रेनर। इसी तरह हर खेल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, सर्टिफिकेशन के मुताबिक ट्रेनिंग चाहिए, कैंप्स चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, ताकि वो उन प्लेयर्स से मुकाबला कर सके जो दुनिया भर में ओलंपिक्स के लिए बड़े बड़े मुकाबलों में जमा होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है। हमारी इतनी हम बिरयानी खा के मुकाबला कर रहे होते हैं, वो स्टेक्स खा के मुकाबला कर रहे होते हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मस्ट मेंशन दिस कि आप देखिए हमारे स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग के इंटरनेशनल लेवल को मीट नहीं करते, उसके बाद भी हमारे प्लेयर्स किस तरह पाकिस्तान का नाम मुल्क भर में, दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम। तो सोचें अगर इनकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की जाए तो कितना ज़्यादा ये नाम रोशन कर सकते हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, और आज जुम्मा मुबारक का दिन है, आज हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है आलिम के बोल, उस तरफ बढ़ते हैं। तलहा आज माह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, पहला जुम्मा है। एग्जैक्टली, आज पहला जुम्मा है माशाल्लाह से, और इसकी 3 तारीख है। तलहा यकीनन बहुत प्यारा महीना है। यकीनन वजह इसकी ये है कि आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन, वजह तख्लीक कायनात, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी एक कहते हैं ना सादत है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम मोहम्मदी हैं, हम मुस्तफ़वी हैं, और यकीनन उन्हीं की बताई हुई तालीमात पर हम चल के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर हफ्ते में पीर के दिन रोज़ा रखते थे। उनसे पूछा गया आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन, आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? उन्होंने बताया कि पीर मेरी पैदाइश का दिन है, इसीलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। हमारे साथ माशाल्लाह से एक बड़े प्यारे इस वक्त आलिम दीन भी मौजूद हैं, डॉक्टर अहमद सिराज साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। थैंक यू सो वेरी मच सिराज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सिराज साहब, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूँगा। आका दो जहां रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे, सारे जहन्नुमी होंगे सिवाय एक के। पूछा गया कौन? तो आका ने फरमाया वो जो मेरी और मेरे सहाबा की इताअत और पैरवी करेगा। यकीनन हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, अल्लाह से मिलते हैं, सहाबा की पैरवी करते हैं, अहले बैत से मिलते हैं। और ये बात भी वाज़ेह है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि पीर का रोज़ा मैं इसलिए रखता हूँ कि मेरी पैदाइश का दिन है। हमारी सोसाइटी में आज बहुत सारे लोग अपने फैमिली में सालगिरह मना रहे होते हैं, अपने बच्चों की, अपनी माओं की, अपने बापों की, अपने पूरे रिलेटिव्स की, लेकिन जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह का वक्त आता है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सर, हमारे प्रोड्यूसर साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि वो इस सेगमेंट हमें देते हैं जुम्मे के दिन हमेशा आलिम के बोल। वो भी कह रहे थे कि यार कुंडे लग जाते हैं, तो मैं हैरान इस बात पे होता हूं सर कि पूरा साल पाकिस्तान में कुंडे लगे रहते हैं, लेकिन आते नजर उनको रबीउल अव्वल के वक्त ही हैं। तो क्या वजह है कि हम अपने घर में सालगिरह मनाते हैं, पर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह आती है तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है? सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मनाना, ये तो कुरान पाक से भी साबित है कि हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने वो मकाम और रुतबा बख्शा कि की तस्लीक का आगाज ही रब्बुल जलाल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस की तस्लीक के साथ फरमाया। अव्वल के साथ कि अल्लाह ताला ने अना अव्वलुल अंबिया फिल खल्क़ि व आखिरुहुम फिल बाअथ। अब ये बात जानशीन कर लें कि जहाँ तक रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, रब्बुल जलाल ने आप सल्लम को वो मकाम बख्शा है कि आप सय्यदुल अव्वलीन हैं, सय्यदुल आखिरीन हैं, व दाना है सुबह खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने मुबारक को बख्शा फरोग़ वादी यसीना, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। यहाँ पर आज बोल के जितने भी माशाअल्लाह नाज़रीन और उसके अलावा सामीन है, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल खल्क़ हैं, अकरमुल खल्क़ हैं, अफ़ज़लुल खल्क़ हैं, और रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। और मैं
किस तरह से आप सल्लम के बारे में बताऊं। इतना बता दूं कि रब्बे दुल जलाल का पहला कलाम ही अपने प्यारे हबीब पर सलाम के साथ है। सुभान अल्लाह। नहीं था, कुर्सी नहीं थी, फरिश्ते पैदा नहीं हुए थे, सुभान अल्लाह। मादूला शरीक जात थी जो कुछ भी नहीं था तो एक अल्लाह था। और उसने फिर रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब पैदा किया तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि तू तो मेरी निगाहों में था, इन्ना का भी आई होनी ना, तो मेरी नजरों में। और इसी पर हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक लिखा है कि अल्लाह ताला का पहला कलाम ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के साथ था। सुभान अल्लाह। का पहला कलाम ही रब की हम्द व सना के साथ था। और यही चीज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में थी कि जब उनका पुतला जमीन से उठाकर जन्नत में पहुंचाया गया तो अल्लाह ने उसके चेहरे को अपने हाथ बनाया और उसमें जब रूह पहुंची तो उसमें छींक आई और उसमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। इसी तरह हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत जब हुई तो हज़रत शिफा जो के आपकी दाइया थी जो कि लाई गई, उम्मे ऐमन उनको लेकर आई। नाम भी कितना प्यारा है, उनका नाम शिफा था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा थी। जब वो घर में आई और उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुस्तफ़ा की आमद है तो बीबी आमना से कहा कि पहराज रोशनी जो थी अब पता चला कि ममता है रोशनी तो सिराज मुनीर यहाँ ही से रोशनी है। तो बहरहाल उस घर में जहाँ चिराग में तेल नहीं था, दीवारों से रोशनी सुभान अल्लाह फैल रही थी। सुभान ये बात तमाम सीरत की किताबों में मुसल्लमा हकीकत है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो मौलद नबी जहाँ पर आपकी विलादत बासादत हुई वहाँ से बैठे हुई ख्वातीन हज़रत आमना हूँ, आपकी वालिदा मोहतरमा, हज़रत शिफा हूँ जो दाइया, आपकी बांदी उम्मे ऐमन जिसका नाम बरका, वो वहाँ ही से बसरा की ऊँटों की गर्दनों को देख रही थी। आतिश कदा फारग बुझ रहा था, इमाम किस्सा की टिंकरे गिर रहे थे, दरिया सफा खुश्क हो रहा था। अल्लाह किसकी आमद है, सुबह सहरी का वक्त है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत पाने वाले हैं, जमीन पर कोशिशें कर रही हैं, दिलों की धड़कनें तेज हैं और फिजाओं में फरिश्ते मलाइका अहमद अहमद मरहबा के साथ नारे लगा रहे हैं। क्या चीज थी? अब चीज को वाज़े तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जनाबी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तख्लीक के एतबार से भी अल्लाह ताला ने उन्हें वो मकाम बख्शा था कि जिसमें शिफा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया तो आप मखून शुदा थे, आप जो है यानी नाफ फरीदा थे। अब मैं किस तरह से और आगे बताऊं, खुशबू आपके जिस्म से मुअत्तर पूरे यानी कमरे को मुअत्तर कर रही थी और उसके साथ आपको छींक आई तो दीवारों से यरहमुल्लाह की आवाज आई। यहाँ ये बात वाज़ेह हुई कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तख्लीक में जिस वक्त आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो छींक के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो दीवारों से यरहमुल्लाह की आवाज आई। अब यहाँ मैं खुशी में जाए बगैर इतना अर्ज करूंगा कि मोहम्मद से वफातों ने जहाँ चीज है कि अल्लाह कदम तेरे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बेशक आका मरहबा। और यकीनन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई थी तो अम्मा जान कहती है कि मुझे इतना नूर हो गया था कि शाम भी मुझे नजर आने लगा। ऐसी आग बंद हो गई थी जो कई 100 साल से जल रही थी, जिसकी लोग बात करते थे, वो आग बुझ गई। यकीनन आका की आमद से वो जगह जहाँ खुश्क साली थी वहां पर बारिश शुरू हो गई। और आका की आमद का सिलसिला हम रबीउल अव्वल में जारी रखेंगे और उसका जश्न भी मनाएंगे। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में।
जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।